हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की। तो मैंने आपको बताया थे कि इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि इसके दो मेथड होते हैं। एक तो परिणात्मक रीतियाँ होती हैं और दूसरी गुणात्मक रीतियाँ होती हैं। परिणात्मक रीतियों में हमने बात की थी बैंक रेट की, और बैंक रेट क्या होता है जाना था, इसमें वृद्धि के क्या कारण हैं, इसके कमी के क्या कारण हैं जानते हैं कि बैंक रेट में परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। इसके प्रभाव जो होते हैं वो पहला प्रभाव अगर हम देखें तो कि साख की मांग पर प्रभाव। तो बैंक दर साख की मांग को प्रभावित करती है, क्योंकि जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो हमारे जो लोन होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिससे साख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो बैंक दर कम हो जाने पर उधार लोन की मांग बढ़ जाती है और इससे साख का प्रसार होने लगता है ना। तो ये तो साख की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि मूल्य स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सॉरी तो बैंक दर मूल्य स्तर को प्रभावित करता है, कुछ इस तरह से प्रभावित करता है। तो बैंक दर में कमी होने पर साख की मांग बढ़ जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं और हमारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इससे लागत और मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत अगर बैंक दर बढ़ने से मूल्य स्तर कम हो जाता है। फिर इसका एक प्रभाव और देखने को मिलता है, वो मिलता है कि विनिमय दर पर भी इसका प्रभाव होता है। बैंक दर में वृद्धि से हमारा जो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता दूर हो जाती है। इससे विनिमय दर देश के अनुकूल होने लगते हैं ना। और बैंक दर में वृद्धि से जो हमारे विदेशी पूंजी जो है वो आने लगती है, और साख की मांग घटने से मूल्य स्तर गिरने लगते हैं, जिससे निर्यात बढ़ते हैं और आयात स्वतः ही कम हो जाते हैं। इससे विनिमय दर अनुकूल हो जाते हैं, है ना। और बैंक दर में कमी से विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट आता है साख की मांग पर, मूल्य स्तर पर और हमारे इन्वेस्टमेंट पर। अब जहाँ पर हम प्रभाव की बात कर रहे हैं तो प्रभाव के साथ सीमाएं जुड़ी होती हैं। तो क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं जानते हैं। इसकी सीमाएं जो होती हैं वो शायद हम ये कहें कि ब्याज दर में परिवर्तन। तो बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि बैंक दर में परिवर्तन से बाजार की जो ब्याज दर है वो भी परिवर्तित हो, और बैंक दर और बाजार दर में एक ही दिशा में परिवर्तन होना आवश्यक है। फिर इसकी सीमा जो है वो ये भी है कि विकसित मुद्रा बाजार। तो बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि मुद्रा बाजार, बिल बाजार विकसित और ऑर्गेनाइज्ड हों, और केंद्रीय बैंक तभी इस पर कंट्रोल कर सकेगा, जबकि असंगठित मुद्रा बाजार पर बैंक दर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने बताया कि क्या सीमाएं हो सकती हैं इसकी बैंक दर की। अब इसी के साथ आता है, इसमें दूसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है इसमें कि बैंक दर के महत्व में कमी के क्या कारण है। तो आज की बैंक दर साख नियंत्रण का प्रभावी एक साधन नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक दशाएं, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, संगठित मुद्रा बाजार आदि विद्यमान नहीं है हमारे। इसके कारण बैंक दर का सिद्धांत जो है वो एक काल्पनिक सा हो गया है, और धीरे धीरे ये अपना महत्व जो है उसका कम होता जा रहा है। तो इसके महत्व के कमी के कारण बहुत सारे हैं। तो पहला तो मैंने बताया ही था कि अर्थव्यवस्था में लोच का अभाव है, और ये हो सकता है कि नकद साख और हमारे ओवरड्राफ्ट का अधिक उपयोग होता है। तो आधुनिक युग में हमें पता है कि जितने भी बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस के लिए हमारे फाइनेंस व्यवस्था है, जिसमें कि कैश जो क्रेडिट होता है और हमारा ओवरड्राफ्ट द्वारा किए जाने वाले होते हैं। अतः इससे विनिमय बिलों को बनाने की आवश्यकता कम हो जाती है ना। और हम ये कहें कि केंद्रीय बैंक पर निर्भरता में कमी देखने को मिलती है।
कहीं कहीं व्यापारिक बैंक के निजी साधन बढ़ रहे हैं प्राय देखा जाता है, तो अतः केंद्रीय बैंक पर निर्भरता कम होती जा रही है। तो इसके कारण होता क्या है कि बैंक दर की नीति जो है व्यापारिक बैंकों को अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जो डिपॉजिट होते हैं उस पर अधिक ब्याज मिलता है। तो आजकल जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए बहुत सारा जो है इंटरेस्ट देने लगे हैं, जिससे उनकी जो है डिपॉजिट बढ़ी हैं। और इसके कारण क्या होता है कि वे अपने जो है लोन की मांग को पूरा करने में सफल रहते हैं और केंद्रीय बैंक से अधिक लोन लेना उन्हें नहीं पड़ता है। अब ये तो मैंने कुछ कारण बताए हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि बैंक दर में महत्व की कमी के कारण है। ये तो मैंने आपको बताया है बैंक रेट के बारे में। अब इसी में जो दूसरा पॉइंट आता है कि परिणात्मक रीतियों में दूसरी जो मेथड आता है वो मेथड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाज़ार की क्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं। तो देखते हैं कि खुले बाज़ार की क्रियाएं क्या होती है। तो खुले बाज़ार की क्रियाओं से तात्पर्य हमारा ये है कि केंद्रीय बैंक की उन क्रियाओं से है जिनके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार के जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, विनिमय बिल होते हैं, हमारे डिबेंचर्स होते हैं, उनका जो है सेल्स और परचेस कर साख को नियंत्रित करती है। या फिर हम समूचे अर्थ में कहें तो खुले बाज़ार की क्रियाओं से आशय है कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय से है। जब बैंक दर की नीति असफल हो जाती है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, खुले बाज़ार की क्रियाओं द्वारा साख नियंत्रण करता है। खुले बाज़ार की क्रियाओं के सिद्धांत के अनुसार हमें कहेंगे कि जब देश में मुद्रा व साख की मात्रा बढ़ जाती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूति हुए, हमारे विनिमय बिल हुए, हमारे ऋण पत्र हुए, उनको क्या है बेचने लगती है या विक्रय करने लगती है। ये प्रतिभूतियाँ व्यापारिक बैंकों और जनता द्वारा क्रय की जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जनता और बैंक के कोष जो होते हैं सरकार के पास इकट्ठे हो जाते हैं और बैंक के कोष कम होने से उनकी साख सृजन क्षमता कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना होता है या करना चाहता है तो मुद्रा बाज़ार से वो प्रतिभूतियों को क्रय करने लगता है और जो हमारे कमर्शियल बैंक और जनता इन प्रतिभूतियों को बेचती है, जिससे जनता और बैंकों के पास धन आ जाता है और साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के माध्यम से या प्रतिभूतियों को क्रय या विक्रय करके साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब खुले बाज़ार की क्रियाओं के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, हाँ, कि यह रीति अपनाई जाती है। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य हो सकता है कि पूंजी के निर्यात को रोकना। हाँ, जब किसी देश में पूंजी अधिक लाभ के लिए विदेशों को निर्यात होने लगती है तो देश में पूंजी का अभाव जो है उत्पन्न होने लगता है। इससे देश में के इन्वेस्टमेंट में कमी आती है और देश के आर्थिक हितों को जो है हानि पहुंचने लगती है ना। तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचकर पूंजी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इससे पूंजी का निर्यात रुक जाता है। अब हमें कहें कि स्वर्ण मान के अंतर्गत स्वर्ण के आयात निर्यात के प्रभाव को दूर करना इसका उद्देश्य हो सकता है। तो स्वर्ण मान के अंतर्गत जो होता है गोल्ड का आयात होने पर मुद्रा व साख की मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि सामान्य मूल्य स्तर हमारा ऊंचा हो जाता है और मूल्य स्तर में स्थायित्वता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको बेचना चालू कर देती है। इससे बाज़ार की अतिरिक्त मुद्रा जो है बैंक के पास आ जाती है और मूल्य बढ़ने से जो है वो रुक जाते हैं। इसके विपरीत अगर स्वर्ण का निर्यात होने पर मुद्रा की मात्रा को कम हो जाती है तो मूल्य गिरने लगते हैं। केंद्रीय बैंक बाज़ार में सिक्योरिटीज़ को परचेस करने लगती है, इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है ना। और इसके कारण क्या होता है कि मूल्य गिरने से रुक जाते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि स्वर्ण मान के अंतर्गत आयात और निर्यात के प्रभाव को दूर कैसे किया जाता है। फिर इसका एक उद्देश्य और हो सकता है कि बैंक दर की नीति को सफल बनाने के लिए भी खुले बाज़ार की क्रियाएं की जाती हैं कि जब केंद्रीय बैंक की बैंक दर नीति साख नियंत्रण करने में असफल रहती है तो खुले बाज़ार की क्रिया द्वारा बैंक दर
नीति को सफल बनाने का प्रयास करती है। जैसे जब दर बढ़ाने पर मुद्रा बाजार में ब्याज दर नहीं बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को विक्रय कर बैंक की अतिरिक्त जो धनराशि को सीमित कर देता है, जिससे ब्याज दर बढ़ने लगती है। फिर बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के कारण भी ये उद्देश्य भी हो सकता है। तो अनेक बार क्या होता है, बहुत फाइनेंशियल संकट जो है, संकट के समय पर जनता का बैंक से विश्वास उठ जाता है और वे अपनी जमाएं निकालने के लिए बैंकों की ओर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो होती है वो बैंक के लिए बहुत विकट स्थिति होती है और सामान्य रूप से बैंक की इस स्थिति को सामना करने में असफल रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार से प्रतिभूतियों को क्या करते हैं, इसमें परचेस करते हैं, जिससे मुद्रा बाजार में धन की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे जनता का विश्वास बढ़ता है और लोग जो है बैंक से धन या उनका जो जमाएं होती हैं वो निकालना बंद कर देते हैं। तो ये तो मैंने कुछ आपको ये बताए हैं कि क्या क्या रीज़न, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं खुले बाज़ार की क्रियाओं के। अब खुले बाज़ार की जहाँ उद्देश्य की बात आती है तो वहाँ सीमाएं भी होती हैं कि कुछ सीमाओं में रहकर काम करना होता है। तो कौन कौन सी सीमाएं हो सकती है खुले बाज़ार की सफलता के लिए, कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहली शर्त जो होगी वो होगी कि हमारी सिक्योरिटीज़ की मांग और पूर्ति हो। तो खुली बाज़ार की नीति की सफलता के लिए ये आवश्यक होता है कि बाज़ार में जो है सिक्योरिटीज़ की मांग और पूर्ति बनी रहे, है ना। डिमांड और सप्लाई दोनों होनी चाहिए यहाँ पर बाज़ार में। तो यदि हमारे मार्केट में सिक्योरिटीज़ की मांग नहीं है तो केंद्रीय बैंक द्वारा जो सिक्योरिटीज़ के विक्रय का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें कोई ख़रीदने वाला ही नहीं होगा। जब इसके विपरीत यदि बाज़ार में प्रतिभूतियों की पूर्ति नहीं है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के क्रय की नीति सफल नहीं होगी। इससे प्रतिभूतियों की मांग और पूर्ति विद्यमान होने पर ही खुले बाज़ार की क्रियाएं प्रभावी होगी। तो अर्थात कहने का मतलब है कि खुले बाज़ार की जो नीति है या क्रिया है या रीति है वो तभी सफल होगी जबकि प्रतिभूतियों की डिमांड और सप्लाई दोनों हों। सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई दोनों होनी चाहिए हमारे मार्केट में। फिर बैंक में नकद कोषों पर प्रभाव। केंद्रीय बैंक की खुले बाज़ार की क्रिया से व्यापारिक जो बैंक के नकद कोषों को प्रभावित होने चाहिए कि जब केंद्रीय बैंक सिक्योरिटीज़ के विक्रय के द्वारा बैंक के नकद कोषों को कम करना चाहे और जनता से धन न निकलवा कर अपने पास ही जो उनकी कैश राशि से ही सिक्योरिटीज़ को ख़रीद ले तो बैंक के जो नकद कोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और खुले बाज़ार की क्रियाएं इसको कोई प्रभावित नहीं करेंगी, है ना। फिर हमारे यहाँ पर संगठित मुद्रा बाज़ार होने चाहिए, ये कह लें हम। तो यह नीति या ये रीति तभी सफल होगी जबकि देश में विकसित और संगठित जो हैं मुद्रा बाज़ार या बिल बाज़ार हों। संगठित मुद्रा बाज़ार में ही केंद्रीय बैंक व अन्य बैंक में घनिष्ठ संबंध होगा और केंद्रीय बैंक इस नीति के द्वारा साख को प्रभावित करेगी। फिर हमारे कस्टमर्स के जो लोन की मांग में कोई परिवर्तन न हो, तो यह नीति तभी सफल हो सकती है जबकि हमारे कस्टमर्स के ऋण संबंधी जो मांग में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। तो कई बार देखा जाता है कि आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण कम ब्याज दर पर भी ऋण की जो मांग होती है वह घट जाती है और इसी प्रकार तेज़ी की स्थिति में अधिक ब्याज दर पर भी ऋण की मांग बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में खुले बाज़ार की नीति अप्रभावी हो जाती है। तो मैंने कुछ सीमाएं बताई हैं आपको कि क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। अब इसके बाद भी एक और इसमें रीति आती है, वो रीति आती है चेंज इन केस रिज़र्व रेशियो और फिर इसमें एक और आता है चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो। तो ये दो चीज़ें और आती हैं, इसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।